नमस्कार, मैं हूं अमिताभ ओझा। इन दिनों बिहार में सबसे ज़्यादा चर्चा किसी खबर को लेकर है, तो वो है नीट छात्रा की हुई रहस्यमयी मौत का मामला। यह खबर इतनी सुर्खियों में है कि इसमें चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हों या फिर आम लोग, सबकी दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। आखिर गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली नीट की तैयारी करने वाली इस छात्रा की मौत की वजह क्या थी? आखिर क्या कारण थे कि इस लड़की की जान गई? और साथ में पुलिस, हॉस्टल और हॉस्पिटल की भूमिका भी काफ़ी चर्चा में है। जो दर्शक इस घटना को नहीं जानते हैं, उनके लिए केवल हम बता दें कि 9 जनवरी को पटना के चित्रगुप्त नगर थाने में एक मामला दर्ज किया जाता है और वो मामला दर्ज कराया जाता है चित्रकूट नगर थाना क्षेत्र में ही सम्मू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा के परिजनों द्वारा। जो जिस वक्त यह एफआईआर दर्ज कराई जाती है, उनकी बेटी पटना के प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही होती है। वो कोमा में चली जाती है और परिजनों का सीधा आरोप था कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है, हत्या का प्रयास हुआ है और इन मामलों को लेकर एफआईआर दर्ज होती है और इसके साथ ही ये पूरा मामला सुर्खियां बनती है और इसका नतीजा निकलता है कि इस पूरे मामले को लेकर आज 15 दिनों से पूरी सियासत गरमाई हुई है। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल से, जहां पर नीट की तैयारी करने वाली कई छात्राएं रहती हैं। उसमें से भी एक छात्रा जहानाबाद की यह छात्रा थी, जो 5 जनवरी को अपने घर यानी जहानाबाद से ट्रेन से उतरकर हॉस्टल आती है और उसके बाद अपने कमरे में चली जाती है। यह सिंगल रूम में रहती थी, लिहाजा इसका कमरा अंदर से बंद था। 6 तारीख को जब यह न तो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए निकली, न लंच के लिए निकली, जिसके बाद जैसा कि हॉस्टल के जो कर्मी हैं उन्होंने बताया कि उसका दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर ही अपने बेहोश पड़ी हुई थी, नींद की गोलियां बिखरी हुई थी और उसके बाद इसे डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया। सबसे पहले उसे बगल के सहज नर्सिंग होम ले जाया गया, जहाँ पे डॉक्टर शाहजहानंद, जो आईएमए के पूर्व प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, उनके यहाँ ले गया। उन्होंने प्रथम दृष्टया देखा और उसके बाद यह कहते हुए इसे रेफर कर दिया कि ये मामला जिसका लगता है उनके यहाँ इसकी सुविधा नहीं है और उन्होंने आधे घंटे के अंदर इसे अच्छी अस्पताल में किसी ले जाने की सलाह दे दी परिजनों जो स्टाफ गए थे। और इसके बाद वो जाती है उस जो हॉस्पिटल के कर्मी हैं उसे लेकर जाते हैं प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में। वहाँ पर जाने के बाद इसका ट्रीटमेंट शुरू होता है, कई तरीके की जाँच होती है, लेकिन प्रथम जो नोट्स लिखे गए थे, जो किसी भी मरीज़ का जो एंट्री होती है उस वहाँ जो नोट्स लिखे गए थे उसमें साफ तौर पे लिखा गया था यह केस पॉइजनिंग का लगता है, ड्रग की ओवरडोज का लगता है और यही मेमो बनाकर कदम कुआं थाना को, जो कि वहाँ का जो लोकल थाना है वो कदम कुआं थाना, वहाँ दिया जाता है। वहाँ के पुलिसकर्मियों को भेज दिया जाता है। यह मेल पर भी है, रिटेन में भी था, जिसका रिसीविंग कॉपी हॉस्पिटल प्रशासन के पास। 7 तारीख को 6 तारीख की रात में ही उसके जो लोकल गार्जियन, उसके मामा, जो छात्रा है उसके मामा और अन्य रिश्तेदार पहुँचते हैं, जो लोग हॉस्पिटल में मौजूद रहते हैं। 7 तारीख को उनकी माँ और पिता दोनों जहानाबाद से पटना आते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल जब जाते हैं तो आईसीयू में इनकी मुलाकात अपनी बेटी से होती है। जैसा कि इनके माता और पिता का कहना है कि जब वो अंदर गए थे तो बेटी देख के रोने लगती है और जब माँ ने पूछा कि क्या गलत हुआ है तो सर हिलाती है, लेकिन इसी बीच जो हॉस्पिटल के कर्मी हैं, जो गार्ड्स हैं, इन्हें बाहर निकाल देते हैं। और इसके बाद 7 तारीख का दिन बीत जाता है, लेकिन जब माँ अपनी बेटी से मिलने गई थी, जो उसकी स्थिति देखी थी, उसके बाद उसे शक होता है और बाहर आके वो कहती है कि उसकी बेटी के साथ गलत हुआ है, लेकिन उस दिन भी कोई पुलिसकर्मी वहाँ नहीं आते। 8 तारीख को अगले दिन जो परिजन है वो अस्पताल प्रशासन का रवैया और पुलिस का रवैया देख के मीडिया के लोगों को खबर करते हैं और उसके बाद जब मीडिया की इन्वॉल्वमेंट शुरू होती है तो 8 तारीख को वहाँ पे पहुँचती हैं जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है उसकी संचालिका नीलम अग्रवाल वहाँ पहुँचती हैं। वहाँ उन्हें ऑफर दिया जाता है, लेकिन परिजन कुछ मानने को तैयार नहीं थे। फिलहाल इलाज की बात होती है। इसी बीच 9 तारीख को मामला ज़्यादा बढ़ता है। एक बार फिर नीलम अग्रवाल वहाँ पे आती हैं और उसके बाद चित्रकूट नगर थाने की जो प्रभारी हैं रोशनी कुमारी, वो भी वहाँ पे पहुँचती हैं और उसके बाद दोनों में बकझक भी होती है। नीलम अग्रवाल को लेकर पुलिस थाना जाती है, लेकिन थाना से ही नीलम अग्रवाल को छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि जब थाना पे नीलम अग्रवाल को ले जाया गया था, उससे पहले तो जो थाना प्रभारी हैं काफ़ी आवेश में थी, काफ़ी
सख्त दिख रही थी, लेकिन थाने पर जाने के बाद किसी विधायक का फ़ोन आता है और फ़ोन आने के बाद न ही जो सख्ती थी वो नरमी में बदल जाती है, बल्कि थाना से ही नीलम अग्रवाल को बाइज्जत छोड़ दिया जाता है। और इसके बाद इस मामले की जानकारी अपने सीनियर अधिकारी होती है और 9 तारीख को एक एफआईआर दर्ज की जाती है पटना के चित्रगुप्त नगर थाने में, जिसका जो बयान जो है दिया जाता है, उस लड़की के जो पिता हैं उन्होंने अपना बयान दिया था और जिनके बयान पे यह पूरा मामला दर्ज किया जाता है। हैरत की बात यह है कि 6, 7, 8 यानी कि 3 दिनों तक यह पूरा जो मामला था वो सुर्खियों में रहा, लेकिन इसमें पुलिस की कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। और उसके बाद 9 तारीख को एफआईआर होता है और इस एफआईआर में, जिसकी कॉपी हमारे पास भी है, उस एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं वो काफ़ी नॉर्मल लगाई गई हैं। नवीन कुमार पिता रामानुज शर्मा जो पतियामा जो पीड़िता के जो छात्रा के पिता हैं, उनके बयान पे एफआईआर होता है। और इस पूरे मामले में जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी 18 वर्ष की थी, अपने घर शंभू गर्ल्स हॉस्टल मुन्ना चक के लिए निकलती है, वहाँ जाती है और वह उसके बाद हॉस्टल से लेकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए, तो उन्होंने ये कहा, सबसे जो गंभीर बात है उसमें कहा है कि मेरी बेटी के साथ शंभू गर्ल्स हॉस्टल में कोई मारपीट किया गया है, उसे जानबूझकर कुछ गलत करने की शारीरिक एवं संबंध बनाने की प्रयास किया गया है और मेरी बेटी के शरीर पर चोट के निशान हैं और सर पर भी वार किया गया है। यह बयान नवीन कुमार का था। और उसके बाद इसमें जो एफआईआर दर्ज की जाती है वो किया जाता है 126(2), 115(2), 76, 109 और 3/5 BNS और केस की जांच शुरू की जाती है। तो ये जो धाराएं भी लगाई हैं वो अपने आप में बड़ा गंभीर है, क्योंकि जब पिता ये कह रहा है कि बेटी के साथ रेप की कोशिश हो गई है, संबंध बनाने की कोशिश की गई है, मारपीट की गई है, लेकिन जो धाराएं लगाई गई हैं वो सामान्य धाराएं लगाई गई हैं। पहला तो ये पुलिस का लॉस कॉज देता है। दूसरा कि जब 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक पूरे हॉस्टल में जहाँ पे छात्रा को बंद दरवाजे से निकाला गया या छात्रा का जो कमरा था उसे पूरी तरीके से खुला छोड़ा गया था, यानी कि वहाँ पे कोई पुलिस का पहरा नहीं था, क्योंकि पुलिस इससे पहले वहाँ गई ही नहीं थी। 9 तारीख को बताया जाता है कि सुबह-सुबह वहाँ पे जो चित्रगुप्त नगर थाने का जो ड्राइवर है, जो निजी ड्राइवर है वहाँ के एसएचओ का, वो जाता है और डीवीआर वहाँ से लेके आ जाता है। अब डीवीआर से क्या छेड़छाड़ की गई है इसकी अब जब फॉरेंसिक जाँच होगी तब पता चल पाएगा। लेकिन दोस्तों तो बताते हैं कि जो हॉस्पिटल दरवाज़ा तोड़ने से लेकर हॉस्पिटल ले जाने की तस्वीरें पूरे सीसीटीवी में कैद नहीं है, तो उससे पहले की सारी तस्वीरें वहाँ पे कैद है। चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी वहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद पुलिस 9 तारीख को मामला दर्ज करती है। 10 तारीख को जब मामला मीडिया में आता है उसके बाद बयान दिया जाता है एएसपी सदर अभिनव कुमार के द्वारा कि यह मामला ड्रग के ओवरडोज का है और इसके चलते ही पिता की ये हालत हुई है, उसकी तबीयत बिगड़ी है और उसके बाद इसे भर्ती कराया गया है। फिलहाल वो होश में आने के इंतज़ार किया जा रहा है ताकि उसका बयान लिया जा सके। इस बीच जो हॉस्पिटल जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनकी रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है इसमें, और कहा जाता है कि इस रिपोर्ट के से ये पता चलता है कि यह ड्रग का ओवरडोज का मामला है, कहीं भी इसमें सेक्सुअल हरासमेंट की बात नहीं है। 5 पॉइंट जो सिटी एसपी वेस्ट जिन्होंने ये पुलिस का जो ग्रुप है उसमें वो डाला था, उसमें साफ से कहा था कि जो गायनेकोलॉजिस्ट है हु हैड एग्जामिन्ड द गर्ल एंड द वेरी फर्स्ट डे हैड नॉट फाउंड एनी एविडेंस ऑन सेक्सुअल असॉल्ट, हर स्टेटमेंट वाज रिकॉर्डेड इन हिज सर्च ऐप। Urine report indicate the consumption of sleeping pills. CCTV footage does not indicate any foul. CCTV drive has been seized. Internet search history on her mobile showed that she had searched regarding poison. The postmortem report has been carried out by the panel of doctors. Visra has been preserved. Further action will be taken based on the postmortem report. और ठीक यही बयान 10 तारीख को 11 तारीख को भी एसएसपी भी जारी करते हैं। हालांकि 11 तारीख को पिता की मेदांता हॉस्पिटल में जब मौत हो जाती है और मौत हो जाने के बाद परिजन इसे लेकर काफ़ी हंगामा करते हैं, लाठीचार्ज होता है। उसके बाद पुलिस ने जबरन जो है क्रिमिनेशन करवाया था, लेकिन पुलिस का उस समय एसएसपी का एक बयान आता है कि जांच अभी चल रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इस पूरे मामले में आगे की जो कार्रवाई है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
और यही वजह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाने लगा कि इसमें मामले में पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो क्या आती है। अब 15 तारीख को यानी कि 15 जनवरी को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो वो काफ़ी चौंकाने वाली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ इंडिकेट किया जाता है कि ये जो पीड़िता के जो छात्रा है उसके साथ वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कई शरीर पे चोट के निशान थे, उनके प्राइवेट अंग में पार्ट्स में जो है स्वेलिंग था, कट था, जिससे पता चलता है कि उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया गया है। ये अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है और उसके बाद से पूरा मामला उलझ कर रह जाता है और उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच नए सिरे से करती है। मामला बढ़ता है तो फिर एसआईटी का गठन किया जाता है। आईजी पटना इसमें रहते हैं, सचिवालय डीएसपी अनु कुमारी रहती हैं, सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार इसमें रहते हैं, लेकिन साथ ही वो एसपी भी रहते हैं जिन पे परिजन शुरू से लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे थे। उनका नाम भी इसमें रहता है, वो थे अभिनव कुमार। लेकिन अभी 15 जनवरी से लेकर आज 22 जनवरी तक एसआईटी की जांच चल रही है। उसके जांच को सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन इस बीच जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था पटना पीएमसीएच का, उसे भेज दिया गया था एम्स में सेकंड ओपिनियन के लिए। इसके अलावा एफएसएल की जांच की जाती है। अब पटना पुलिस का कहना है कि इसमें एफएसएल की जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। सवाल ये उठता है कि जिस घटना स्थल को जहाँ पे ऑफेंस हुआ था, जो प्राइमा फेसी डाउटफुल था, उससे आपने 4 दिनों तक उन्हीं लोगों के हवाले कर दिया गया जिन पे आरोप लग रहे हैं, यानी कि हॉस्टल के व्यवस्थापक, उसके संचालक पे आरोप लग रहे हैं और उनके हवाले ही कर दिया। 15 जनवरी को जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसके बाद हॉस्टल संचालक मनीष रंजन को गिरफ्तार किया जाता है। मनीष रंजन अभी जेल में है, उससे रिमांड पर पूछताछ भी लेकर पूछताछ नहीं किया गया। लेकिन इस बीच जो हॉस्टल संचालिका है नीलम अग्रवाल, उनके जो बेटे हैं अंशु अग्रवाल उर्फ सैम, जो वहाँ पार्टियां करता था उस हॉस्टल के 5वीं मंजिल पे, उन सबों से क्या पूछताछ हुई है, पूछताछ हुई भी है कि नहीं, वो पर्दे के पीछे की बात है। और कहीं भी पुलिस की इस तरह की गतिविधियां नहीं मिली है जिससे पता चलता है कि वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि पुलिस की जो जांच है सिर्फ पीड़िता के परिवारजनों के आसपास ही रहा है, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है करीब उसके मामा से, उसके मेरे भाई से, इन लोगों से करीब 13 घंटे तक पूछताछ हुई है। 5 बार पुलिस की टीम जहानाबाद पतियावा स्थित उनके गाँव गई है। जो पीड़िता है, जो छात्रा थी, उसके कमरे की तलाशी ली गई थी, कई चीज़ें बरामद की गई थी और उसके बाद पुलिस का जो इनपुट है वो ये कहता है कि जो छात्रा है वो नींद की डिप्रेशन में थी, नींद की दवाइयाँ लेती थी और जो उसके पिता जो दवाई लेते थे वही दवाई उसने ली थी। और घटना 28 जनवरी को उसने करीब 6 पत्ते दवाई जो नींद की दवाइयाँ थी वो जहानाबाद के एक मेडिसिन सेंटर से खरीदी थी। मेडिसिन सेंटर के दुकान पे सीसीटीवी से भी उसकी पहचान हुई है और उसके बाद वो 5 तारीख को पटना आई थी। और पुलिस अभी जांच कर रही कि उसके कहीं पहले से वो कोई रिलेशन तो नहीं था, कोई रिलेशनशिप तो नहीं था किससे, जिससे वो मोबाइल गिरा के आधार पर उन तमाम लोगों से पूछताछ की गई है जिनसे वो बात किया करती थी। 150 से ज़्यादा कैमरे की सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया है, लेकिन अभी भी पुलिस के पास इस बात के जवाब नहीं है। सिर्फ उन्हें इंतजार है फोरेंसिक रिपोर्ट की और पोस्टमार्टम की ओपिनियन रिपोर्ट, सेकंड ओपिनियन रिपोर्ट की, जो एम्स को दिया जाना है। अब इसमें भी जो सोर्सेज है वो साफ तौर पे बयान करते हैं कि जब फोरेंसिक में उन्हें मिला ही कुछ नहीं तो क्या जांच रिपोर्ट आएगा, क्योंकि जिस समय फोरेंसिक की टीम 9 तारीख को एक बार गई थी वहाँ उस हॉस्टल में 9 तारीख की रात में, और जब वहाँ गई थी तो ना वहाँ बेड पे बिछावन था, ना वहाँ कमरे में वो वोमिटिंग का स्वाब था जो उसने वोमिटिंग की थी, वो सारा कुछ सब कुछ साफ कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में उनके साथ क्या मिलेगा? जो पिल्स थी वो भी उन्हें वहाँ पे नहीं मिल पाई थी। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच को अभी तक टाल रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सेकंड ओपिनियन और फोरेंसिक रिपोर्ट का। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के बीच में जो पुलिस की गतिविधि रही, जो लापरवाही रही, उसकी जवाबदेही किस पर होगी? हॉस्पिटल पे या फिर पुलिस पर? क्योंकि हॉस्पिटल ने तो अपना काम कर दिया कि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन इन्फॉर्म करने के बावजूद सिर्फ वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धूपनगर थाना को यह बात पहुँचने में करीब 3 दिन क्यों लग गए कि 3 दिन के बाद वो हॉस्पिटल पहुँचती है? क्या सब कुछ मैनेज था या फिर किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी?
आखिर कौन है वो विधायक जिनकी एक फ़ोन पर हॉस्टल संचालिका को थाना से छोड़ दिया जाता है? आखिर किसका दबाव है जिसके चलते हॉस्टल संचालिका और उनके परिवार को अभी तक पुलिस पूछताछ के लिए भी तलब नहीं कर चुकी है? आखिर क्या कारण है कि जो हॉस्टल बिल्डिंग का जो मालिक है मनीष रंजन, जिसके कई राजनीतिक रसूख हैं, उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की भी जहमत पुलिस ने नहीं उठाई है? क्योंकि सिर्फ अभी तक जो हो रहा है इस केस में, वो पीड़िता का जो दिवंगत छात्रा है, उसके ही अतीत को झाँकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत में उस दिन क्या हुआ, ये अभी भी रहस्यों से भरा हुआ है। इस खबर पे लगातार हमारी नज़रें बनी हुई हैं, जो भी अपडेट होगा आगे अपने दर्शकों को ज़रूर बताएंगे।